एविज देख चुके थे, पीसेस देख चुके थे, एम्फीबिया देख चुके थे, सिर्फ मेमेलिया बाकी था। देखे कॉपी लाया है कोई? कोई बात नहीं। क्या क्या देख चुके थे हम लोग? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल। एविज देखना है और मेमेलिया को देखना है। चलिए, एनिमल क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है। एनिमल क्लासिफिकेशन। कौन क्लासिफिकेशन? एनिमल क्लासिफिकेशन। और हम लोग इस क्रम में वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट नहीं, मुख्यतः दो भागों में बांटकर देख रहे थे। और हमने यह बताया था कि 9 फाइलम तो अलग से देखना है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ढेर सारे 9 हैं। और दूसरी तरफ हमें देखना था फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एविज और मेमेलिया। तो एक भाग हो चुका था, तो इसका भाग 2 चल रहा है। हम लोग आज सबसे पहले एविज को पढ़ेंगे। इसमें भाग 1 में, भाग 2 में एविज सबसे पहले पढ़ेंगे और मेमेलिया पढ़ेंगे। और तब हम लोग फिर 9 फाइलम को एक एक करके देखेंगे। आज इसको खत्म कर देना है। प्लांट वाले में हमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को देखना है। वो छोटा टॉपिक होता है, लेकिन ये बड़ी टॉपिक है। एविज, पक्षी। पक्षी में 2-3 बातें। सबसे पहले कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और आप लोग की जानकारी में दे दे, अब हिस्ट्री शुरू होने वाला है, तो और कल से ज्योग्राफी शुरू होगी। तो जिसका ज्योग्राफी छूट गया होगा वो सुबह के सत्र में कर लेंगे 6:30 बजे से। और फिर हिस्ट्री आपकी इस कक्षा में शुरू होगी, तो जिसका जो जैसे छूट गया है उस तरह से उसको कर लेंगे। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण खंड होते हैं कला विषय में। यदि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता है तो 50% जीके ऐसे ही आपके कंट्रोल में है, क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस ज्ञान का संबंध भी इसी हिस्ट्री ज्योग्राफी से होता है। बायोलॉजी से नहीं होता है, फिजिक्स पढ़ने से नहीं होता है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब भी चले और जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक उसको करते रहिए। एकदम बिल्कुल परफेक्शन आना चाहिए। किसी परीक्षा में, इस बिहार एसएससी वगैरह में तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन होता है, तो बहुत डिसिसिव है। यदि कोई 25 में 25 बना लेता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी आते हैं, 20 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? स्वाभाविक है। मूल बिंदु पे आइए। एविज, आप लोग को मैं अभी हिस्ट्री की एक बात बताना चाह रहा था कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यो ह्यूम थे। और यो ह्यूम ऑर्निथोलॉजिस्ट ही थे। भारत के पक्षी वैज्ञानिकों में सलीम अली के बिना तो पक्षी विज्ञान की कहानी ही नहीं कही जा सकती। तो सलीम अली याद रखिए, यो ह्यूम याद रखिए। हालांकि यो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला का अर्थ होता है कि शिमला का संत। हर्मिट मतलब होता है संत। और शिमला तो एक जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब तो खैर इतनी भीड़ है कि उसकी जगह छोटे छोटे जो आपका चित्र है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा बढ़िया है। एक केंद्रीय आलू संस्थान है, आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी में, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये अब शिमला से बेहतर माना जाता है। यहाँ केंद्रीय आलू संस्थान है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुफरी प्रजाति भी है, कुफरी आलू की प्रजाति भी है। कुफरी आलू की क्या है? प्रजाति भी है। कभी कभी आपसे यदि पूछ दे कि कुफरी किसकी प्रजाति है, आलू की प्रजाति है। कई बार बातचीत में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। जैसे अभी सुबह के सत्र में
लड़के लोग, बाद में मेरा क्लास था तो बाहर में टहल रहे थे तो मैं बातचीत शुरू किया। अब बातचीत के करीब में कई महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे हीट वेव, ठीक है कि नहीं। आजकल आज पेपर में भी मैंने देखा है कि आज से लू की शुरुआत हो गई। तो हीट वेव क्या होता है? मैदान में 40 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर अधिक होता है और गर्म हवा बहती है तो उसको हीट वेव कहते हैं, ठीक है कि नहीं। उसी क्रम में यह था कि कल के पेपर में कि अल नीनो का इम्पैक्ट इस बार के मानसून पे नहीं पड़ेगा। अल नीनो क्या है? ज्योग्राफी में तो पढ़ते ही हैं, पढ़े ही होंगे कई लोग। अल नीनो है कि प्रशांत महासागर में बहने वाली जो गर्म जलधारा है वो क्या है? अल नीनो है। और ठंडी जलधारा जो है वो ला नीनो है। और दोनों का इम्पैक्ट भारतीय मानसून पे पड़ता है। तो भारतीय मानसून विभाग समय समय पे इस तरह के संदर्भ को प्रस्तुत करता है। उसी कड़ी में संजोग से ये मुरझाया सा बच्चा अचानक खुश हो जाता है हमको देख करके। हम 30 साल के लग रहे हैं, वेरी गुड। हम 30 साल के हैं ही तो 30 साल के नहीं लगेंगे। ये तो मैंने गजब हाल करता है। 30 की जगह तुम 20 कहता तो हो सकता था मैं ज़्यादा खुश हो जाता। अब तो मैं नाराज हो गया तो तुमसे मैं पूछूंगा, खड़ा हो तुम, तो मैं नाराज हो गया ना, ठीक है कि नहीं। तुम जो खुश हो गया तो खुशी सूचकांक में भारत का स्थान बताना है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान बताओ कौन सा है? हाँ बताओ, आंगू आंगू जो कर रही हो बताओ जी। 23वां है। ध्यान है भोजन पर, ठीक है। कितना है जी बच्चे लोग? 126। कल भी पेपर में आया था। हालांकि हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कल समाचार पत्र में था फिनलैंड के साथ भारत की तुलना थी कि भारत कम स्थिति में क्यों है, फिनलैंड अधिक स्थिति में क्यों है। पढ़ना चाहिए, आर्टिकल पढ़ना चाहिए। तो लिखा था कि भारत में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम जो है वो आपके कमजोर अवस्था में है और वहाँ सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम बेहतर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे ज़्यादा बल दिए जाते हैं। मनोरंजन, हम लोग के यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे कम बल दिए जाते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में प्रकृति और कार्य के बीच संतुलन रखा जाता है। 6 से 7 घंटे का कार्य होता है। हमारे यहाँ क्या है? डंडा चला के 9 बजे, डंडा चला के आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है। स्कूल वगैरह में तो चलो फिक्स भी है, कार्यालय वाले में अब फिक्स नहीं रहा, 9 से 9। तो खुश कब होगा? खुश होने का उसको वक्त ही नहीं मिलता है। और हालांकि उसमें यह बातें नहीं थी कि भारत में खुशी न होने का, कमजोर स्थिति होने का क्या कारण है, लेकिन हमारा मानना है कि दूसरे के खुशी से लोग दुखी रहते हैं। दूसरे को सफलता मिल जाती है, इसको सफलता मिल जाएगी तो कितना लोग पागल हो जाएगा, तो कितना लोग दुखी हो जाएंगे। अपनी सफलता विफलता का मूल्यांकन कीजिए, दूसरे के सफलता विफलता का मूल्यांकन ना करें कभी भी जीवन में। हमेशा अपनी स्थिति को देखिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने कमजोरियों को पहचानिए, ठीक है। अपनी खुशी की तलाश कीजिए। तुम लोग क्या करता है? दूसरे के दुख का तलाश करता है खुशी के साथ साथ। दुख है दूसरे को तो और खुशी है। इस तरह की मानसिकता मत रखो। इसीलिए भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। और फिनलैंड झीलों का देश पहले स्थान पर है। वहाँ सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होती है। वहाँ कार्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित किए जाते हैं। हम लोग क्या कार्य और प्रकृति के बीच, वहाँ लोग, यहाँ हमारे देश में छुट्टी को लोग नींद से जोड़ता है। अब छुट्टी है क्या, 10 बजे तक सूतो। वहाँ छुट्टी को लोग प्रकृति, घूमने फिरने वाले स्थान पे जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग खुश रहेंगे ही। अफगानिस्तान के लोग सबसे अधिक दुखी, खुशी सूचकांक में सबसे दुखी कंट्री कौन है? कारण भी है, कानून व्यवस्था, आतंकवादी, बंद सामाजिक माहौल, बहुत सारे ढेर सारे कारण हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में करके रखना है। अभी एक देखे हैं सम सागर, उसको ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है, अतुल सागर शायद नाम है उसका।
उसको ग्लोबल, बिहार का है, ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है। तो ऐसे तथ्यों पे मैं हमेशा आप लोग को भेजता भी रहता हूँ, ज्ञानवर्धक वीडियो, तथ्य पे आधारित वीडियो, करंट वीडियो, ढेर सारे रूपों में वो जाते रहते हैं। वो आपके संस्कार पे, आपके जागरूकता पे निर्भर करता है। जो उसको पकड़ के रखता है वो आगे बढ़ ही जाता है। जो उन चीज़ों को नहीं पकड़ के रखता है या लाइक कर लिया बाद में देखा, वो कभी नहीं आता है बात। ठीक है कि नहीं? जो देखना है 5 मिनट 10 मिनट उसी समय देखिए, उसको समाप्त कीजिए। अच्छी बातें रहती हैं, इसलिए उसको, उसके मूल बिंदु को नोट कर लीजिए। इसमें मूल बिंदु क्या है? अभी जैसे एक देश एक चुनाव वाला भेजे थे, तो मूल बिंदु क्या था? अभी एक देश एक चुनाव से संबंधित रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट आ भी गई है, रिपोर्ट को सुपुर्द भी कर दिया गया है। उसमें मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है पहले उसके अध्यक्ष का नाम, कितने सदस्य, क्या है? 8 सदस्य। ठीक है कि नहीं? अमित शाह भी, गृह मंत्री भी उसके सदस्य हैं, हरीश साल्वे साहब भी उसके सदस्य हैं। देखिएगा, पढ़िएगा तब ना, नहीं तो हमेशा कूपमंडुकता का मतलब होता है कुएं वाली मेढक की स्थिति रहेगी। जागरूकता रखिए हमेशा हर चीजों में। खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो बातचीत की कड़ी में वो सब बातें उभर कर सामने आई, जैसे अभी कुफरी प्रजाति मैंने कहा। अब बैठ जाइए, खड़े होके आप क्या कीजिएगा? कौन सा मूल आप उखाड़ रहे हैं साहब? ठीक है, एक तथ्य तो बताए नहीं, मूल में आ जाइए। अब हम लोग एविज को देखेंगे। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी किसके अध्ययन को? तो लिखिए, एविज के अध्ययन को ओरिंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। इसमें प्राणी के शरीर में तल्क रूपांतरित फीदर रहते हैं। फीदर मतलब पंख, फीदर होते हैं। तल्क रूपांतरित फीदर होते हैं। ठीक है? और इसमें 4 चैम्बर और इसका हृदय 4 कक्षीय होता है। और इसका हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। एवं वार्म ब्लडेड का मतलब होता है उष्ण रक्तीय, एवं मनुष्य की तरह वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है? वार्म ब्लडेड में क्या होता है? उसको गर्मी अधिक लगती है? नहीं। हाँ, उसके शरीर का तापमान नियत रहता है, उसके शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है। तो लिख देंगे, वार्म ब्लडेड का मतलब है वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है? बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वार्म ब्लडेड में बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसका जो शरीर का आकार होता है एरोडायनेमिक्स होता है। एरोडायनेमिक्स मतलब जैसे वायुयान रहता है, उड़ने में सहायक होता है, उसी तरह से तो इसके शरीर का आकार कैसा है? एरोडायनेमिक्स। लिख देंगे, शरीर का आकार एरोडायनेमिक्स होता है।
शरीर का आकार एरोडायनेमिक्स होता है, जिससे उड़ने में मदद मिलती है। उड़ने में मदद मिलती है। इसमें से कोई कौन कौन दूसरी बार पढ़ रहा है बायोलॉजी? हाथ खड़ा करेंगे। ये ईमानदार है। और दूसरी बार तुम पढ़े, बहुत अच्छा। तीसरा चलो तुम बताओ, श्रुति खड़ी हो। अच्छा, राजा बाबू भी है? नहीं, तुम बताओ, इसके हड्डी को क्या कहते हैं? इसके हड्डी को बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हड्डी का क्या नाम है बताओ? तुम तो कभी कभार पढ़ने आती हो, तुम्हारा दूसरी बार क्या तीसरी बार क्या? बोलो बोलो बोलो, इसके हड्डी को क्या कहते हैं राजा बाबू? पाती अस्तु। पाती अस्तु क्या होता है? बैठो बैठो, इतना शुद्ध बोल दोगे तब तो, एक तो मेरी हिंदी अपने बहुत शुद्ध है, तुम्हारा हम सुन लेंगे तब तो हम जो भी है वो भी गायब हो जाएगा। बैठो। न्यूमेटिक बोन उसको कहते हैं। इसके हड्डी को क्या कहते हैं? और इसकी क्यों? क्योंकि इसकी हड्डी खोखली होती है। इसकी हड्डी कैसी होती है? तो लिखेंगे इसकी हड्डी खोखली होती है। इसकी हड्डी खोखली होती है, जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं। जैसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं। क्योंकि इसकी हड्डी खोखली होती है। क्योंकि इसकी हड्डी खोखली होती है। किसकी? किसकी? पक्षी की। अंडरलाइन कर लो। उसको हिंदी में कहते हैं पातिल हड्डी। तुम क्या बोल रहा था? वही बोल रहे थे है? तुम वो बोल रहे थे, उनको कुछ और सुनाई दे रहा था। तो इसके हिंदी में इसको कहते हैं, अच्छा अस्थि बोल रहे थे। अस्थि। ओ, हड्डी का भी शुद्ध हिंदी क्या है? अस्थि है। बातिल हड्डी। न्यूमेटिक बोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरे कोई शब्द याद रखो ना, बातिल याद रखो कि न्यूमेटिक जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी अंग्रेजी आसान है। दूसरी आप पढ़ी है, गायब हो गया ऊपर से। जबकि रोज कहते हैं कि, जबकि पता था कि क्लासिफिकेशन चल रहा है, अंतिम दौर में है। ऑलरेडी क्लासिफिकेशन का वीडियो भी भेज चुके हैं, ठीक है कि नहीं? ऑलरेडी जो ऑनलाइन डिफरेंट चैनल पे हो रहा है, उसका भी वीडियो कभी कभी आपको भेज देते हैं। और फिर भी यही हालत है कि बताने में एक आदमी खड़ा होता है, ठीक है कि नहीं? तो भोजन पे ध्यान कम दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। मूल बिंदु पे आ जाइए। परीक्षा खत्म हुआ तुम्हारा? अब 8 को लास्ट हो गया, ठीक है? सब पेपर हो गया, अब ग्रेजुएशन कर गई। अभी है एक दो ईयर पूरा हो गया ग्रेजुएशन। अच्छा, जीके जी तो ऐसे ही बना दूंगी। हाँ, उसमें क्या है, जीके जीएस में भी सोचना है लक्ष्य के लड़का को। तब हिस्ट्री ऑनर्स वाले को कुछ ऑब्जेक्टिव में सोचना पड़ता है, वो तो ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बना देता है, ऐसे ही बीए पास कर जाता है, ठीक है कि नहीं? चलिए खैर, मूल में आ जाइए। मूल यह है कि अब क्या है इसकी विशेषताओं में? इसकी विशेषताओं में सारी बातें पढ़ ली। एक, सभी पक्षी आगे की ओर उड़ता है, आगे देखता उड़ता है। हमिंग बर्ड, एक पक्षी ऐसा होता है जो पीछे की ओर देख के उड़ता है। तुम पिछले जन्म में वही था तो लिखो। नहीं, अभी था, अभी एक लड़का बैठा हुआ था आगे में, वो एक लाइन लिखता था, कभी पीछे देखता था, कभी इधर देखता था, ठीक है? फिर एक लाइन लिखता था, फिर पीछे देखता था, कभी इधर देखता था। उसका 15-20 बार जब हो गया तो हम कहें तुमको कोई समस्या में से है जी, कभी तुम पीछे देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। जिधर भी देखना है अच्छे से देख लो पहले। नहीं, हम भी 2 मिनट रुक जाते हैं, पहले देख लो। पीछे देखना तो अपराध है। यही तुम लड़का को देख रहा है तो अपराध है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ। लड़की को देख रहा है तो खतरा है, जूता खाने का खतरा है।
लक्ष्य की लड़की सब बड़ा बदमाश होती है सब, इसीलिए सबके विवाह में भी दिक्कत होती है, विलंब होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में तेज होती है, जैसा कि मार्केट में हवा है, अब भारी बदमाश होती है। ये सब बदमाश किसी भी एंगल से लगती है, ये सब देखते हो, ये सब किसी भी एंगल से बदमाश लगती है, लेकिन माहौल बना हुआ है। क्यों? तो कई बार लड़की लड़का को थूड़ दी है। और समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो लिखो फ्री हैंड है, थूड़ के आओ, हमको शिकायत नहीं करना है, हमको थूड़ के आना है, ठीक है? उसके बाद ही हम सुनेंगे कुछ, ठीक है? आगे लिखो, इतना आजादी तुमको मिला हुआ है, ठीक है? हाँ, जो बचा रहेगा हम नहीं थोड़ते हैं, हम फिर उसको समझाते हैं कि थुराए क्यों। आता है एक आध बार लड़का, बहुत, अब तो नहीं, अब तो अच्छा लड़का सब है, 5-7 साल पहले ऐसा हो चुका था, मार खाने के बाद आता है, सर बहुत मारी है। क्यों मारी? ऐसे तो नहीं मार दी होगी, पागल लड़की तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? मारी क्यों? 2 थप्पड़ क्यों लगाई? तुम मार खा लिया, तुम कितना अच्छा लड़का है, ठीक है कि नहीं? तुम भाग जाता वहां से, तब ना मार खाने के लिए तुम रुका रहा, कितना अच्छा लड़का। ठीक है कि नहीं? चलो खैर, आशा है समझ गए होगे सब लोग। भावना जी अच्छे से समझ जाइए आप, ठीक है? अब आप रेडार पर हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे चलिए, खैर मूल में आ जाइए। बड़े अच्छे जगह पे हम लोग थे हमिंग बर्ड में थे। पीछे की ओर देखने वाला पक्षी कौन है? तो नोट में लिखो, पीछे की ओर देखने वाली पक्षी, पीछे की ओर देखने वाली पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। कौन बर्ड है? हमिंग बर्ड है, ठीक है? कौन बर्ड? 1-2 लाइन और लिख दो। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच, सब पढ़े भी हो, कहां पढ़े थे? तेल जब पढ़ा रहे थे तब। सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है, फ्लाइटलेस बर्ड। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, ठीक है? ओके, सबसे तेज पक्षी, उड़ने वाला पक्षी, वो तो दौड़ने वाला था, स्विफ्ट। गाड़ी का भी नाम है, मारुति कंपनी का, याद रखना, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है? ये सब तो तुम लोग ये भी एक बार बीपीएससी में पूछा था, बीपीएससी में पूछा था, अकाउंट ऑफिसर की परीक्षा लिया था कि ऑडिट ऑफिसर का, तब पूछा कि स्विफ्ट किसकी कंपनी है, ठीक है कि नहीं? ये तो मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपना आंख कान नाक खोल के रखो, ठीक है कि नहीं? कि ट्रक कहाँ बनता है? तो चेन्नई में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कुछ चीजें, हालांकि हम ट्रक व्रक तो पढ़ा देते हैं, मारुति कहाँ, कार वार कहाँ बनती है, सब तो ज्योग्राफी में पढ़ा देते हैं, लेकिन कौन किसका वेराइटी है नहीं। जैसे स्विफ्ट कौन बनाता है? मारुति बनाती है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा अपने स्तर से थोड़ा जागरूक रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट, तो लिखेंगे सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट है। स्विफ्ट, स्विफ्ट, स्विफ्ट है, स्विफ्ट है, ठीक है? नेक्स्ट एक और लिख दो, सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी। हाँ, सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी, सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी बाज है। बाज 30 किलोमीटर ऊंचा पे उड़ता है वो बाज, बादल को भी ढक लेता है। हाँ, उस पर कम ध्यान दो, अपने पे ज्यादा ध्यान दो। अपने तो 1 फीट नहीं उड़ सकता है, 30 किलोमीटर 29 किलोमीटर बता रहा है, ठीक है? अब आइए, 2 और है जो उड़ता है लेकिन वो एविज नहीं है।
चमगादड़, देखो चमगादड़ है तो बता दी तुरंत। और दूसरा प्लेटिपस, वो दोनों उड़ता है लेकिन एविज नहीं है, तो लिखेंगे चमगादड़ और प्लेटिपस। चमगादड़ और प्लेटिपस उड़ने वाला मेमल है, विशेषकर चमगादड़ वो बहुत ऊपर उड़ता है, प्लेटिपस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता है। उड़ने वाला मेमल है, मेमल है। अब चमगादड़ और प्लेटिपस में अंतर क्या है बताओगे? वेरी गुड, प्लेटिपस अंडा देती है और चमगादड़ बच्चा देता है। अंतर है कि चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है जबकि प्लेटिपस नहीं करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों के बीच में अंतर है, ध्यान रखिए। तो लिखेंगे चमगादड़ बच्चा देता है जबकि प्लेटिपस अंडा देता है। चमगादड़ बच्चा देता है, चमगादड़ बच्चा देता है जबकि प्लेटिपस अंडा देता है, अंडा देता है। एक चीज और बता रहे थे ना, अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है। लिखेंगे चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है। वेव क्रिएट करता है। चलिए इतना काफी है। एवीज में इतनी बात यदि तुम लिख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, याद रख लिए, पढ़ना बहुत कठिन तो नहीं है। आप अभी पढ़ रहे हैं, सब लगता है हाँ, छोड़ दोगे सब गायब। उसको रेगुलर इंटरवल पे क्या किया जाता है? रिवाइज की जाती है। अभी भी इसका भाई आया पूछने कि सर पढ़ाई में मजबूत बनने के लिए क्या करना होगा? तो कितना बढ़िया तो तुम क्लास करता है बड़ा भाई की तुलना में। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। रोज तो बोलते हैं SRM मैकेनिज्म, स्टडी, रिवीजन और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होती है दो स्तर पे, एक क्लास के स्तर पे जो परीक्षा होती रहती है, दूसरा अपने स्तर पर। अपने स्तर पर ज़्यादा बेहतर होगी। हम तो एक यूनिवर्सल लेंगे, ठीक है। अपने स्तर पे चैप्टर वाइज भी तुम बना सकते हो। मान लिया आज क्लासिफिकेशन पढ़ के गए तो तुम क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास करो। जो पूछे हुए है प्रश्न उसको तो निश्चित रूप से, ठीक है कि नहीं, तभी ना होगा। और उसमें यदि एक आध दो नहीं बन रहा है तो तब सीख लो उसको। कई बार क्वेश्चन बनाते बनाते भी व्यक्ति क्या है, सीखता है, ठीक है कि नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट होती है। क्लास तो किसी भी स्थिति में कभी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। उसको लगातार करते रहिए, अपने मटेरियल्स को देखते रहिए और रिवीजन पर बल दीजिए, मॉनिटरिंग करते रहिए। अपने आप सब चीज कंट्रोल, जिस सब्जेक्ट में यह काम करते हो वो आसान है। जिस सब्जेक्ट में ये काम नहीं करते हो क्या लगता है बहुत कठिन है? नहीं कहते इंटरेस्ट नहीं। अरे इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तुम उस पर काम तो करो। काम करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। IPL में कैसे इंटरेस्ट रहता है? क्योंकि IPL पे 4 घंटा काम करते हो। मामूली काम है, 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक देखना, एक एक बॉल को देखना, धोनी 3 गेंद खेलने आया वो भी याद रखना। काम मामूली बात तुम समझते हो? ये बहुत कठिन काम है। नहीं कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, धोनी को नीचे नहीं जाना चाहिए। कितना तरह का विचार व्यक्त करते हो आपसी मित्रों के बीच में IPL के कॉन्टेक्स्ट में। IPL पे जितना काम करते हो उतना तुम BPL और उतना तुम अपने SPL पे काम करते हो, स्टडी मटेरियल पे काम करते हो, SML पे काम करते हो? नहीं करते हो। तो IPL के साथ साथ थोड़ा सा स्टडी मटेरियल पे भी काम करना चाहिए। बात समझे? उसमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन जोड़ते रहो, ठीक है कि नहीं। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि कुछ बातें ऐसी तुम कहीं सीखे तो उसको क्या करो, उसमें जोड़ दो। लेकिन पहले दिलीप राम राम। नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, सोमवार को अब।
ठीक 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 है, आइए ना सोमवार को आइए। चलिए, बड़े अच्छे जगह पे थे हम। कहाँ पे थे? हो गया, एविज हो गया ना। एविज के सारे तथ्य नियंत्रण में आ गए। अब आइए मेमेलिया। अब नेक्स्ट क्या बचा था? मेमेलिया। मेमेलिया मेमेलिया। देखिए, मेमेलिया एक ऐसा जंतु है जो तीनों जगह रहता है। ऑर्थोपोडा में कीट, मेमेलिया तो जल में भी रहेगा, जाता है कि नहीं जल में, स्थल में तो रहता ही है, ऊपर भी अंतरिक्ष में भी जा सकता है। कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां मनुष्य, मेमेलिया मतलब क्या? मनुष्य। तो लिखो मेमेलिया वर्ग के प्राणी, वर्ग के प्राणी तीनों मंडल में रहने में सक्षम है। कुछ नहीं है, मेमेलिया वर्ग के प्राणी तीनों मंडल में रहने में सक्षम है। अब यह नहीं पूछ देना कि तीनों मंडल कौन है, नहीं तो मैं कहूंगा सोहन मंडल, मोहन मंडल। नहीं, तीनों मंडल कौन है? जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, तो तीनों मंडल में रहने में सक्षम है। तीनों मंडल में रहने में सक्षम है। इसको याद करके रखिएगा तो मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसका लिखिए, इस वर्ग के प्राणी, इस वर्ग के प्राणी के हृदय में, इस वर्ग के प्राणी के हृदय में भी इस वर्ग के प्राणी के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, वही चीज, शरीर का तापमान कांस्टेंट, वार्म ब्लडेड होते हैं। और बाल होता है, बाल। हमारा जितना मेमेलिया है जो स्थल मंडल में रहता है, सबके शरीर पर क्या है? बाल है, बाल है, बाल होते हैं। एक्वेटिक में नहीं होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्वेटिक में नहीं, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे। एक्वेटिक मतलब समझे? जलीय जीव में नहीं, एक्वेटिक जीव में नहीं। एक्वेटिक जीव में नहीं होता है। और नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है। महिलाओं में डेवलप होती है और पुरुष में डेवलप नहीं होती है। ये तो सामान्य संदर्भ है जिसको जानना है। इसके बाद आइए, इसमें एडिपोज टिश्यू होता है, तो लिखेंगे इसमें एडिपोज टिश्यू होता है। त्वचा के ठीक नीचे वसा का लेयर पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है। और मैंने एडिपोज टिश्यू क्या? त्वचा के नीचे वसा का लेयर पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू क्या है? पढ़े हो ना, पढ़ाए थे ना जी टिश्यू में, कि त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे क्या? वसा। इसमें पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। और वो कौन ग्लैंड उसको सीक्रेट करता है, कंट्रोल करता है? स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, जिसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं। तो लिखेंगे स्वेद ग्रंथि
श्वेत ग्रंथि पसीने की ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि है जो सभी मैमल में पाया जाता है। इसके अलावा मैमल में एक और ग्रंथि पाई जाती है, सेवेसियस ग्रंथि। लिखेंगे, श्वेत ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि? तो श्वेत ग्रंथि का क्या काम है? पसीने। अब पसीना को नियंत्रित करना है तो कौन सा कंपोनेंट एसिड का इस्तेमाल करते हैं? लगाते होंगे ना, पाउडर। पाउडर, पाउडर में क्या रहता है? पाउडर में बोरिक एसिड रहता है। पाउडर में क्या रहता है? तुम लोग का बाहरी ज्ञान बहुत कम है। पाउडर में बोरिक एसिड होते, सब लोग लगा के आया होगा। अभी जो नहीं नहाता है वो ज्यादा लगाया होगा, ठीक है। और जो कम नहाता है, जो ज्यादा नहाता है वो नहीं लगाया होगा। देखो कहाँ लगा हुआ है, देखो नहीं लगा हुआ है पाउडर, ठीक है। पानी से ही खुशबू है। मूल बिंदु पे आ जाओ, आगे लिखो। अभी तो तुम लोग कितना लोग नहाया भी नहीं, हालांकि आज तुम लोग की कक्षा 8:30 बजे से थी, तो नाश्ता उस्ता कर करके खाना वाना खा के आए होगे क्या? अच्छा चलो, नहा धो के भी आए हो, लगता तो नहीं है तुम। ये तो खैर परमानेंट मेंबर है, नौ स्नान करने वाले क्लब का जो वैश्विक संगठन है उसका ये अस्थाई सदस्य है। चलिए, हाँ तुम भी हो, तुम लोग भी हो। कल किए थे नहीं, तब आज कर लीजिए। तब संडे छोड़ दो, संडे को स्नान को भी छुट्टी मनाने दो, मंडे को कर लेना, ठीक है। या जिस दिन बीच में नीरज जी कभी फिर छुट्टी उट्टी दें, एक आध दिन तो दे ही देते हैं अभी, तो ठीक ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सेवेसियस ग्रंथि पाई जाती है, सेवेसियस। सेवेसियस ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? सेवेसियस ग्लैंड पाई जाती है। बड़े अच्छे जगह पे थे। सेवेसियस ग्लैंड, तो सेवेसियस ग्लैंड क्या है? ये वायली सिक्रीशन भी करता है, जिससे कि शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है। सब नेचर अपने आप कर देता है। तो लिखेंगे सेवेसियस ग्लैंड पाई जाती है, सेवेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो तेल का उत्सर्जन करता है, जो तेल का उत्सर्जन करता है, तेल निकालता है, और जिससे शरीर को जल से सुरक्षा मिलती है, जिससे शरीर को जल से सुरक्षा मिलती है। जल से सुरक्षा मिलती है। हो गया। इसके अलावा ये क्या होता है? ओवी पेरस होता है, ये वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस होता है, बच्चा देता है। भी बताए थे ना, एकमात्र मेमल है जो अंडा देता है। वो कौन है? प्लेटिना, प्लेटिपस, इकिडना। यही एक दो ऐसे उदाहरण है जो अंडा देता है, नहीं तो सबका सब बच्चा देता है। तो यह वीवी पेरस है। ये क्या है? वीवी पेरस है। ये क्या है? वीवी पेरस है, बच्चा देता है। ऊपर में लिख ही लिया हो कि अंडा देने वाला कौन है, तो इकिडना है, प्लेटिपस है।
ऊपर में लिखे ही हो। इसके अलावा उदाहरण लिख दो। उदाहरण में मनुष्य है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पोड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। नोट में लिख दो, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन पॉड के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन पॉड के नाम से जाना जाता है। टिक लगा लो, पॉड के नाम से जाना जाता है। और डॉल्फिन के विषय में यह भी जानकारी रहनी चाहिए कि मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान और डॉल्फिन का संरक्षण गंगा नदी। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको नजर रखो। परीक्षा के दृष्टि से पूछे भी जाते हैं, जैसे चंबल में घड़ियाल, उसी तरह से गंगा नदी में डॉल्फिन। ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हर चीज़ें लिखाई नहीं जाती है 20 बार। कुछ बातें दिमाग में रखने की जरूरत है, उसको दिमाग में रखिए कि चंबल में घड़ियाल, गंगा में डॉल्फिन। हम लोगों ने राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में इसको घोषित किया 2010 में। किसको? डॉल्फिन को। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी, जो सबसे भारी होता है, ठीक है कि नहीं, 6000 किलोग्राम उसका वेट होता है। तो लिख लो, तीसरा उदाहरण है हाथी इत्यादि। हाथी, गाय, चमगादड़, कितना चीज लिखो। तो इस तरह से मेमेलिया में आपने सारे तथ्यों को जो आपके लिए जानना चाहिए वो सभी बिंदुओं को आपने देख लिया है। आशा करता हूं कि हमारी जो पहला भाग था, ठीक है, जिसमें वर्टेब्रल कॉलम पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है, उसके सभी बिंदुओं को आप लोगों ने एक एक करके देखा। अब हम लोग प्रोटोजोआ, पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, सब में एक एक दो बातें हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पैराग्राफ चेंज कीजिए, नेक्स्ट पेज में आइए। ये तो था कॉर्डेटा। ये क्या था? जितना चीज पढ़े हो पिछले दिन से, नहीं, पीसेस से, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मेमेलिया, तो किस में पढ़े थे? कॉर्डेटा में पढ़े थे। अब आइए नन कॉर्डेटा, लिखोगे नन कॉर्डेटा या इनवर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट क्या है? ये इनवर्टेब्रेट सारी बातें पूर्व में बता दी गई है कि जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, उसको हम लोग इनवर्टेब्रेट कहेंगे। 9 भागों में बटी हुई है। तो सबसे पहला भाग कौन सा है? 9 भागों में बटी हुई है। सब लिखवा दिए थे हम पहले। 9 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला है प्रोटोजोआ। सबसे पहला है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में क्या है? ये एक यूनिसेलर है, एक कोशीय है। तो लिखेंगे एक कोशीय जीव है। एक कोशीय जीव है जिसमें उत्तक नहीं होता है, 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 और इसका प्रचलन सीडोपोडिया और फ्लैजिला से होता है।
का प्रचलन किससे होता है? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला से होता है। स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला से होता है। स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला से होता है, ठीक है। एवं इसमें बाइनरी विजन, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? प्रजनन होता है एसेक्सुअल, जिसको हम लोग बाइनरी विजन कहते हैं, जिसको बाइनरी विजन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तुम नहीं लिख रहा है जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी विजन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या है? अमीबा, वेरी गुड, और यूग्लिना, पैरामीशियम, वेरी गुड, हाँ पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। देखो ये स्वतंत्र और परजीवी दोनों होता है। ये क्या है? परजीवी है। ये स्वतंत्र और परजीवी दोनों होता है। पहले एग्जाम्पल लिखो, अमीबा, यूग्लिना, अमीबा, यूग्लिना, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में जानने योग्य है आप लोग की परीक्षा के दृष्टि से यूग्लिना, जो वनस्पति, प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी है। जो जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन है? वायरस है। उसी तरह से यूग्लिना क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी, प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। तो लिख लो, यह वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी, यह वनस्पति और जंतु के बीच की कड़ी। कौन यह? कौन यह? यूग्लिना बीच की कड़ी है, ठीक है। नोट, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल विजन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल विजन होता है। प्रोटोजोआ के बाद और सब पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, बेडोनोवनी सब पढ़ा हुआ है। डिजीज में कहाँ पढ़े थे? सब डिजीज में, इसलिए इसकी रिपीटिशन की जरूरत नहीं। अब आइए सिलेंट्रेटा। नहीं, सिलेंट्रेटा से पहले लिख लो पोडीफेरा, पहले पोडीफेरा लिख लो, पोडीफेरा। पोडीफेरा में क्या फीचर है? तो स्पंज भी कहते हैं, इस फाइलम को स्पंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इस पर कई छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? इसके शरीर में कई छिद्र होते हैं, इसके शरीर में कई छिद्र होते हैं, इसके शरीर में कई छिद्र पाए जाते हैं, और इसी के द्वारा वो अपना उत्सर्जन और पोषण करता है। इसी छिद्र के द्वारा वह अपना
पोषण और क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन समझते हैं ना, एक्सक्रीशन अंग्रेजी में कहते हैं। जो भी शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है, इसमें नर्व सेल नहीं पाया जाता है, नर्व सेल अब्सेंट। नर्व सेल सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल है, जो अब्सेंट होता है किसमें, पोरीफेरा में। अंडरलाइन कर लो। चलिए, इसका उदाहरण क्या है, साइकोन और स्पॉन्ज। उदाहरण लिख लो। साइकोन, साइकोन और स्पॉन्ज। साइकोन और स्पॉन्ज, साइकोन और स्पॉन्ज, अंडरलाइन कर लो उसको। अब तीसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ये समझ में आ गया ना, इसमें सब भूल भी जाओ, सिर्फ स्पंज याद रख लो, पोरीफेरा याद रख लो, तो वही अपने आप में क्या है, बहुत है। और उनके लिए तो नर्व सेल भी बता दिए हैं, ज्ञान के लिए तो छिद्र होते हैं और उसके द्वारा पोषण और उत्सर्जन होता है, वो सब तो लिख ही लिए हो। इसका दाइए सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा यह बहुकोषीय जीव होता है, इसमें उत्तक होते हैं। यह बहुकोषीय जीव होता है, बहुकोषीय जीव। बहुकोषीय जीव उत्तक पाए जाते हैं। दूसरा, ब्रेन विदाउट, ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम। ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम, ब्रेन विदाउट, अंडरलाइन करो, ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें शिकार करने के लिए क्या रहता है, टेंटिकल्स रहता है, जो शिकार करता है। सिलेंट्रेटा का फिगर देखोगे, ये तो पीपीटी नहीं बनवाए हैं, इसका बना हुआ है दूसरे में जो वीडियो भेजे हैं। ये टाइप का जो रहेगा, ये रहेगा, ये क्या है, यही सिलेंट्रेटा है, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा, उसमें क्या रहता है, ये टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, जो शिकार पकड़ने में, शिकार पकड़ने में मदद करता है, शिकार करने में मदद करता है। जो शिकार करने में क्या करता है, मदद करता है। लाइन कर दो। जैसे उदाहरण लिख लो, हाइड्रा, हाइड्रा, और बताए थे जेली फिश, वेरी गुड, जेली फिश, और बताए थे कोरल लीफ और सी एनीमोन। तो उदाहरण लिखो, उदाहरण का उदाहरण है बच्चा, का उदाहरण है हाइड्रा और जेलीफिश। का फॉल्स फिश याद है ना, और सी एनीमोन। मुंह बंद रखेगा।
एकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश चला जाएगा तो वहाँ तेल बेचने, वहाँ जेली फिश आ जाएगा। सी एनीमोन, इसके बाद कोरल, कोरल रीफ, एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। सिलेंट्रेटा का उदाहरण हाइड्रा है, जेली फिश है, कोरल है। सी एनीमोन भूल भी जाओ, ठीक है। हालांकि ये तो समुद्र का खरबूज तरबूज के नाम से भी जानते हैं, सब मेडिकल के लिए। तुम लोग के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो यही है, ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम, टेंटिकल्स, हाइड्रा, कोरल, जेलीफिश, खत्म। इतना बात सिलेंट्रेटा में याद रह ले जब तक कंपटीशन दे रहे हो, ठीक है कि नहीं? काफी, इतना तो याद रहता नहीं है, ठीक है। आज संविधान सुबह में समाप्त किए हैं, ठीक है। 42वां संशोधन पूछ रहे थे तो नहीं बता रहा, हम छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे तो नहीं बता रहा, क्या पढ़ा था? घंटा चलाने से पढ़ेगा, ठीक है। बताया, एक दो लड़का ही तैयार था बताने के लिए, एक दो लड़का को ही सफलता मिलेगी, स्वाभाविक है। जब तक आप उस लेवल में नहीं जाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, नहीं। बायोलॉजी अब खत्म हो गया, अभी हम पूछेंगे आपसे साइटोलॉजी और टिश्यू के विषय में, और आप न बताइए तो कितनी शर्म की बात होगी, नहीं होगी? कराओ। ट्रैफिक मैनेजर के रूप में कौन सा कोशिका का अंग है? कल भी वीडियो गया है, जो एनसीईआरटी क्लास लेते हैं रात में हम 8:30 बजे से, वो भी वीडियो कल डाला गया है जनरल में भी। तब क्या पढ़ेगा, दिन काटने के लिए पढ़ता, ये कहने में हमको कोई गुरेज है? बताओ जी तुम लोग। ये सब तो लड़का सब, ये सब पढ़ने वाला कम है, तुम लोग तो लड़की सब हो। तुम लोग को तो माँ बाप का नाम रोशन करना है, ऊंचा करना है। उठो जी। सच्ची में हम अभी क्या पूछे हैं? हम पूछे हैं कि सेलुलर मैनेजर के रूप में कौन कोशिका के अंग भूमिका निभाते, कहती है स्टार फिश। तुम बोलो जी, आप तो बोलिएगा अच्छे से। हाँ हाँ, हम कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत साधारण पूछे हैं कि सेल के मैनेजर के रूप में किसकी भूमिका होती है, पैकेजिंग में, ट्रैफिकिंग में। नेक्स्ट, कल भी वीडियो भेजे हैं, तब वो हाल है, इतनी शर्म की विषय है। नेक्स्ट नेक्स्ट, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। बोल रहे थे स्टार फिश बोल रहे थे, बट हम बोलना चाहिए, वो तो बोलती नहीं हो। चलिए बैठिए। हाँ, वही मैं बता रहा था, देखो कितनी बेसिक बातें थी। नहीं, अब वो गायब है, जबकि कल भी भेजे हैं, अब फिर भी वही बात है, और उस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे आधारित। जितनी बातें एनसीईआरटी में थी उतनी ही बातें उसमें लगभग बताई जाती है। मूल बिंदु पे आइए। खैर, हम लोग जिस जगह पे थे, कहाँ हैं हम लोग? थे सिलेंट्रेटा में थे। सिलेंट्रेटा के बाद आता है चौथा, लिख लो, प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। चपटा संरचना होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसी संरचना? चपटा संरचना हो, अंडरलाइन करो। दूसरा, हर्मोफ्रोडाइट होता है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं? बताओ जी। बाइलिंगुअल, एक ही शरीर में, उभयलिंगी, एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाना था, हर्मोफ्रोडाइट।
लिखेंगे बाइलिंगुअल, ठीक है, अंडरलाइन कर लो उसको। द्विलिंगी होती है, द्विलिंगी, जिसको हर्मोफोर्डाइट कहते हैं या हर्मोफोर्डाइट, हर्मोफोर्डाइट कहते हैं किसको? उदाहरण लिख लो, जैसे टेप वर्म, एक ही उदाहरण काफी है। टेप वर्म, टेप टेप वर्म, कौन सा वर्म? कौन सा वर्म? खत्म। तो एग्जाम्पल में ये सब ऐसे ही है, मैंने 4 हो गया। कौन कौन हो गया? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, चौथा लिखो एस्केल हेलमिन्थिस, एस्केल हेलमिन्थिस, एस्केल 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 हेलमिन्थिस, एस्केल हेलमिन्थिस, ठीक है। इसमें लिखो पहला, इसमें इसका शरीर गोलाकार होता है, इसका शरीर गोलाकार होता है, इसलिए इसे गोल कृमि भी कहते हैं। इसका शरीर गोलाकार, तो चपटा था ना, गोलाकार, तो कैसा होगा ये? इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इसे गोल कृमि कहते हैं। बच्चा सबको पेट में हो जाता है, गोल कृमि कहते हैं। जितना वर्म है, जैसे हुक वर्म, बुचेरिया, एस्केरिस, ये सब इसके उदाहरण तो लिखेंगे। उदाहरण, हुक वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, फैलेरिया वर्म, फैलेरिया वर्म, एस्केरिस। फैलेरिया वर्म का, फैलेरिया वर्म किससे होता है? बुचेरिया से, बुचेरिया से, बुचेरिया ब्रोनो क्रॉफ्टाई, बुचेरिया बोनोक्रॉफ्टाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो गया। तो बच्चा लोगों को हुक वर्म, पिन वर्म ये सब होता है, कृमि हो जाता है, जिससे उसकी भूख कमजोर हो जाती है, ठीक है कि नहीं? तो ये एस्केल हेलमिन्थिस को ध्यान रखिएगा। एस्केल के बाद कौन सा है? छठा लिख लो, 7वां है छठा, एनीलिडा लिखे। एनीलिडा नहीं ना लिखे हैं, एनीलिडा लिखे, एनीलिडा, एनीलिडा। कौन लीडा? एनीलिडा, एनीलिडा। 2 बातें एनीलिडा में लिखेंगे। इसका शरीर खंड खंड होता है, लिखेंगे शरीर खंड खंड होता है, और प्रत्येक खंड को मेटामियर कहते हैं, और प्रत्येक खंड को मेटामियर कहते हैं। द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी मतलब बाइलिंगुअल, वही हर्मोफोर्डाइट, एक ही शरीर में मेल फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, तो द्विलिंगी होते हैं। पहला क्या था? खंड में बटा हुआ शरीर, खंड में। अब प्रत्येक खंड को किस नाम से जानते हैं?
मेटामियर। और दूसरा क्या है? बाइलिंगुअल होता है। द्विलिंगी। द्विलिंगी। ठीक है। कौन लिंगी? द्विलिंगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है इसका अर्थवर्म, जो किसान का मित्र है। वो सॉइल के फर्टिलिटी को भी क्या करता है? बढ़ाता है। तो लिख देंगे उदाहरण अर्थवर्म। नाम ही है अर्थवर्म, केचुआ। हाँ जी, केचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म और किसानों का फार्मर फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? किसान के मित्र के नाम से जानते हैं। किसान के मित्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग थोड़ा सा धीरे। हाँ, क्या हाल है? ठीक है, क्लास चल रही है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे केचुआ, अर्थवर्म, फार्मर फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स। तो इसको याद करके रखिएगा किसी भी स्थिति में। ठीक है। तीसरा, मैंने उसका उदाहरण में लिखेंगे केचुआ के अलावा, लिख दें लिच, जोंक, जोंक, लिच या जोंक। चौथा, चौथा लिख देंगे सी माउस, सी माउस, सी माउस, समुद्री चूहा, चूहा। अब लिखो नोट, लिच में, जोंक में, जोंक में हीरोडीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। जोंक में, जोंक में हीरोडीन, हीरोडीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। हीरोडीन नामक, हीरोडीन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो जिससे जिससे रक्त चूसने के समय वो जमता नहीं है। रक्त चूसने के समय वो जमता नहीं है। रक्त चूसने के समय वो जमता नहीं है। कौन? कौन? जोंक। कौन? ठीक है। नेक्स्ट है, हो गया खत्म। एनीलिडा में इतनी बात आप पचा लीजिए तो आपका बल्ले बल्ले है। किसानों का मित्र कौन? ऐसा नहीं कि किसानों का मित्र ही मार देगा जेली फिश। ठीक है, किसानों का मित्र कौन? जोंक नहीं। ठीक है, जोंक में कौन सा पिगमेंट होता है? हीरोडीन। क्या करता है ये? रक्त चूसने समय जमता नहीं है रक्त। इस दृष्टि से इसका क्या है? इस दृष्टि से इसका महत्व है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लिख देंगे
आर्थ्रोपोडा पहला, यह सबसे बड़ा फाइलम है। 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 दूसरा, इसमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड? अंडरलाइन करिए। ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड काम क्या करता है? ग्रीन ग्लैंड का काम कहाँ पे है? कहाँ है? उत्सर्जन में। कहाँ है इसका काम? उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, याद रखिए। उत्सर्जन में इसका काम है। तीसरा, ये एक लिंगी होता है। एक लिंगी होता है। श्वसन की क्रिया ट्रेकिया से होती है। एक लिंगी। और श्वसन की क्रिया किससे होती है? ट्रेकिया से होती। ट्रेकिया से होती है। श्वसन की क्रिया किससे होती है? ट्रेकिया। अंडरलाइन करो, टिक लगा लो। ग्रीन ग्लैंड पे टिक लगा लो, उस पर टिक लगा दी। और तीसरा, ऑर्थोपोडा में 3 जोड़ा पैर होता है। कितना जोड़ा पैर होता है? तो लिख देंगे 3 जोड़ा पैर होता है। 3 जोड़ा पैर होता है। इंसेक्ट, उसका कई क्लास है। इंसेक्ट में 3 जोड़ा पैर होता है। 3 जोड़ा पैर होता है। अंडरलाइन कर देंगे। 3 जोड़ा पैर होता है। लेकिन हाउस फ्लाई में एक ही जोड़ा होता है। हाउस फ्लाई में एक ही जोड़ा होता है। हाउस फ्लाई, घर की मक्खी, घरेलू मक्खी नहीं देखी हो कभी? सीधे अंटार्कटिका से यहीं आ गई हो, घरेलू मक्खी नहीं देखी हो? हाउस फ्लाई क्या होता है? इसके बाद मकड़ी, देखो इसके घर में मकड़ी है, तो मकड़ी में 4 जोड़ा होता है। मकड़ी में, बिच्छू में 4 जोड़ा पैर होता है। अपवाद है ये सब। केकड़ा और प्राउन में, केकड़ा और प्राउन, झींगा में, केकड़ा और झींगा में 4 जोड़ा से अधिक पांव होते हैं। 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 ठीक है, नोट में लिख देना। आर्थ्रोपोडा के बाहरी शरीर, आर्थ्रोपोडा के बाहरी शरीर आर्थ्रोपोडा के बाहरी शरीर आर्थ्रोपोडा के बाहरी शरीर काइटिन के बने होते हैं। काइटिन के बने होते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाहरी शरीर किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। का जो बाहरी भाग है, ये सब भी पढ़े थे। कहाँ? सेल में पढ़े थे गधे।
चले पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, ठीक है कि नहीं? यहाँ पढ़े थे वो तो याद रखते नहीं, तो याद रखिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण भाग हैं ऑर्थोपोडा से जुड़ा हुआ। तेलचट्टा इसका सबसे लोकप्रिय प्राणी है जिससे हर बच्चियां डरती है। जैसे बाघ आ गया, हो सकता है बाघ आ जाए तो उतना नहीं डरिएगा जितना आपको तेलचट्टे से डर लगता है। तुमको ही लगता है तो तुम तेलचट्टा है ही तो तुमको क्या दिक्कत। चलो ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। इस तरह से इन बातों को अभी आपने देखा। लास्ट है, कितना हो गया? 7। अब कौन बचा? मोलस्का। देखो मोलस्का परीक्षा में पूछने योग्य लगभग सब पूछ लिया है, बता दिया हूं। मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का जो है लिखेंगे मोलस्का। पहला, इसका शरीर मुलायम और मांसल होता है, मुलायम कोमल। इसका शरीर, मोलस्का का शरीर मुलायम, मुलायम और कोमल होता है, मुलायम और कोमल होता है। मुलायम और, अंडरलाइन कर दोगे। और बाहरी कक्ष एक आवरण से ढका होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक आवरण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक आवरण होता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कोमल मांसल एक। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। तीसरा है रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग नीला होता है। रक्त का रंग नीला होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है? चौथा उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे घोंघा, घोंघा, सीप, सीप, सीप जिससे मोती का निर्माण होता है। सीप, ओइस्टर, सीप जिससे मोती का निर्माण होता है, ठीक है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखे हैं? ऑक्टोपस में पैर की संख्या कितनी है? वेरी गुड, तो लिखेंगे ऑक्टोपस जिसमें पैर की संख्या 8 होती है। 8 होती है, 8 होती है। इसका दूसरा नाम डेविल फिश भी है। इसका दूसरा नाम डेविल फिश भी है। किसका? ऑक्टोपस का। एक कॉकरोच में एक छूट गया, वो लिख देना। कॉकरोच का हृदय 13 कक्ष का होता है, वो लिख देना। कॉकरोच का हृदय, कॉकरोच में जहाँ पे इंसेक्ट लिखे होंगे ना वहाँ लिख दो ना, कॉकरोच का हृदय 13 कक्ष का होता है। कॉकरोच का हृदय 13 कक्ष का होता है एवं इसके रक्त का रंग उजला होता है हेमोलिम्फ के कारण। एवं इसके रक्त का रंग उजला होता है हेमोलिम्फ के कारण, हेमोलिम्फ के कारण, ठीक है? हेमोलिम्फ के कारण। तो कॉकरोच का रक्त का रंग, आज ही तुम कॉकरोच को छिपा है कभी? देखना उजला होगा उसके रक्त का, है ना? कौन बताइए सर? घोघा को छिपी हो कभी? उसके रक्त का रंग नीला, क्यों?
हेमोसाइनिन के कारण, हेमो आपका रंग लाल, हेमोग्लोबिन के कारण। इतना इंपॉर्टेंट है तो लिख लो, जहाँ पे नीला लिखे हैं, नीला, नीला लिखे हैं ना, तो नीला किसके कारण? हेमो साइनिन के कारण, हेमो साइनिन के कारण, ठीक है। हेमो साइनिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओके, उदाहरण लिख ही लिए थे ना सब। डेविल कटल फिश हो गया था, ऑक्टोपस हो गया था, सीप हो गया था, ओइस्टर, मोती निर्माण, इन सबको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलिए, लास्ट लास्ट कौन बचा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो डर्मेटा, इकाइनो डर्मेटा। लास्ट फीचर लिख लो इसका। हालांकि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो याद रखना ही है, स्टार फिश, लेकिन फीचर लिख लो। इसका मुख्य फीचर है इसका, नहीं तो सीधे उदाहरण लिख लो, छोड़ो फीचर। उदाहरण में लिखो स्टार फिश। हाँ जी, सीधे उदाहरण लिखो स्टार फिश, ठीक है। एक लिख देना, यह समुद्री कटीली प्राणी, यह समुद्री कटीली प्राणी है, मतलब कांटा पाया जाता है। समुद्री कटीली प्राणी, समुद्री कटीली प्राणी है, कांटा पाया जाता है। उदाहरण स्टार फिश या सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, समुद्री कटीला। और दूसरा है एग्जाम्पल में स्टार फिश और सी कुकुम्बर। इसके उदाहरण, इतनी बात आपको याद रह गई, कभी कभार एक आध क्वेश्चन, कई जगह तो पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है कि नहीं, लेकिन हम तो शुरू से लेकर अंत तक जो आपके महत्व, जो जितने भी आपको जानना चाहिए वो सब बता दिया जाता है। तो हमारी आज की यह कक्षा एनिमल क्लासिफिकेशन की समाप्ति के साथ बायोलॉजी की समाप्ति की घोषणा। एक प्लांट का ऑनलाइन चला जाएगा, उसको आप लोग अपना देख करके नोट कर लीजिएगा। कल से हिस्ट्री की कॉपी बना लेंगे, जिससे कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। लास्ट में 2 बातें बताऊंगा, बूस्टर फैक्ट, 2 नहीं 5 बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में क्या लिखेगा? कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जबकि सिल्क के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर, जबकि सिल्क के कीड़े के पालन को, सिल्क के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं।
सिल्क के कीट शहतूत के पत्तों पे पाए जाते हैं। सिल्क के कीट शहतूत के पत्तों पे पाए जाते हैं। शहतूत के पत्तों पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शहतूत के पत्तों पे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में लिख देंगे चौथा पॉइंट नंबर, सिल्क के धागे, सिल्क के धागे कोकून से प्राप्त होते। सिल्क के धागे कोकून से प्राप्त होते। सिल्क के धागे किससे प्राप्त होते हैं? कोकून से प्राप्त होते। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि कीट के उत्सर्जन तंत्र को, कीट के उत्सर्जन तंत्र को, कीट के उत्सर्जन तंत्र को मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन से होता है, मुकुलन से होता है, मुकुलन से होता है। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, जो शाकाहारी होता है। मेढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, जो शाकाहारी होता है। टेडपोल कहते हैं जो शाकाहारी होता है। क्या कहते हैं? जो शाकाहारी होता है। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि पहला एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक फ्लेमिंग ने कवक से, फंजाई से, कवक से पेनिसिलिन बनाया था। कवक से पेनिसिलिन बनाया था, कवक से पेनिसिलिन बनाया था। वैक्सीन के पिता जेनर को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीन के पिता जेनर को कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले, जेनर को कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया, जिन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका बनाया। इस टीका से, ध्यान रखिए, इस टीका से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस टीका से, इस टीका से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीवेनम सांप के विष से ही बनाए जाते हैं। एंटीवेनम, देखो, सांप के विष के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीवेनम दिया जाता है। और वो एंटीवेनम भी किससे बनता है? सांप के विष से ही बनता है। तो लिखिए, लोहा लोहे को काटता है, वो नहीं लिखना है, लिखेंगे एंटीवेनम सांप के विष से ही बनाए जाते हैं। सांप के विष से ही बनाए जाते हैं। ठीक है।
इथाइल अल्कोहल के पीने से लीवर का कैंसर बढ़ जाता है। इथाइल अल्कोहल के पीने से लीवर का कैंसर बढ़ जाता है। लीवर का कैंसर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हरी खाद। हरी खाद तनई ढेंचा, तनई ढेंचा लोबिया, तनई ढेंचा लोबिया मूंग को कहते हैं। तनई ढेंचा लोबिया और मूंग को कहते हैं। मूंग को कहते हैं। अच्छा, रेशम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है? कार्बोहाइड्रेट। उल्लू तुक्का मारता है, प्रोटीन है। तो लिखेंगे रेशम प्रोटीन, रासायनिक रूप से प्रोटीन है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी सामाजिक कीट है। इसके अलावा चींटी, दीमक भी है, अवधेश भी है। मधुमक्खी सामाजिक कीट है। इसके अलावा दीमक, चींटी, अवधेश नहीं लिख लेना, दीमक और चींटी भी, चींटी भी है। और बड़ा अच्छा है सामाजिक कीट में। सामाजिक कीट में जो संवाद स्थापित होती है, उसमें जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, कौन बताएगा? फेरोमोन। लिखेंगे फेरोमोन। फेरोमोन रसायन का प्रयोग कर, फेरोमोन रसायन का प्रयोग कर, रसायन का प्रयोग कर, फेरोमोन रसायन का प्रयोग कर संवाद स्थापित सामाजिक कीट करते हैं। संवाद स्थापित करते हैं। भूलेंगे नहीं कि मधुमक्खी की भाषा डांस है, नृत्य है। मधुमक्खी की भाषा डांस है। भूलेंगे नहीं कि मधुमक्खी की भाषा डांस है। मधुमक्खी की भाषा डांस है, जिसे पढ़ने का श्रेय किसको गया था? कौन फ्रिस, कौन फ्रिस को गया था? कौन फ्रिस को गया था? फ्रिस, फ्रिस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो टिक लगा लीजिएगा उसमें। ओके, भाषा को पढ़ने का श्रेय इसी को गया। हाँ हाँ, लिखा तो हुआ है, तो देखने में ही दिक्कत है, समझने में तो था ही। लास्ट, मधुमक्खी के शर्करा के रूप में फ्रुक्टोज होता है, जो सबसे मीठा होता है। मधुमक्खी के शर्करा के रूप में फ्रुक्टोज होता है, जो सबसे मीठा होता है। फ्रुक्टोज होता है जो सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा होता है। मधुमक्खी पे कितनी बात बता दी है। मधुमक्खी के छत्ते से प्राकृतिक मोम बनाए जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से, सब इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। मधुमक्खी के छत्ते से प्राकृतिक मोम बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पूना में। तो लिखेंगे राष्ट्रीय मधुमक्खी
अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पूना में है। कहाँ है? पूना में है। ज्यादा पढ़िएगा क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की, बायोलॉजी की कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और आशा करते हैं कि इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। किसी दिन फुल टाइम टेस्ट हो जाएंगे आपके।